साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। सामान्य अध्ययन के लिए बायोलॉजी की क्लास लगातार चल रही है इस चैनल पे। और जो भी आप में से क्लास करना चाहें रेगुलर क्लास कर सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। और कहीं से अगर किसी भी विषय में जो भी हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, कोई समस्या है तो निसंकोच हमसे संपर्क करें, अपने कमेंट करें, या कोई भी समस्या है तो आप सीधे जो है सवाल पूछें। आपकी बेहतरी के लिए हम लोग अपने विषय पे मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी शंका है या प्रश्न है तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है हम जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं या जो है सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं, इसके लिए जो है हम आपको बायोलॉजी की कक्षाओं को निरंतर चला रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली जो कक्षा थी हमारी, जो भी बायोलॉजी या जीव विज्ञान की पिछली कक्षा थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है कोशिका किसी भी जीव की प्राथमिक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण है, और उसके कुछ कोशिकांगों को देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमने एक एक करके कई चीज़ों को देखा था और काफ़ी चीज़ें खत्म हो गई थी कोशिका टॉपिक में। अब देखिए, कोशिका टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण एक और टॉपिक बचा हुआ है वो है कोशिका विभाजन का। कोशिका कैसे बढ़ती है, इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, और इन चीज़ों को भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि कोशिका का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। आइए, जो बचा है वो टॉपिक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिका विभाजन। हमको आज क्या सीखना है दोस्तों? आज सीखना है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। कोशिका विभाजन किस लिए होता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? कोशिका विभाजन किसी भी जीव में जब जनक कोशिकाओं से संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसी के आधार पे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। या कोई अंग में टूट फूट हो, ऊतकों में टूट फूट हो, तो उसको सही करने के लिए या नए अंगों के पुनरुद्भवन के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक होती है। ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या आवश्यक होती है, किन किन चीज़ों के लिए। पहली चीज़, कोशिकाओं या ऊतकों में टूट फूट की कमी दूर करने के लिए, जो टूट फूट से कमी आ जाती है उसको सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए नई कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज क्या? नए अंगों के निर्माण के लिए, नए अंगों के निर्माण के लिए या पुनरुद्भवन के लिए, ठीक है, नए अंगों के निर्माण के लिए। ये तो हो गई जो भी कायिक कोशिकाएं हैं उनकी बात। लेकिन जनन कोशिकाओं के साथ भी होता है। तो जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाओं के विषय में शुक्राणु, अंडाणु या पादपों में जो कोशिकाएं नर या मादा युग्मक होती हैं, इनका निर्माण, ताकि जो है ये संतति कोशिकाओं का निर्माण कर सकें और जनन कोशिकाओं से संतत कोशिकाओं में जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर हो सके। यही मुख्य काम है कोशिका विभाजन का। आपने देखा होगा कि हमें चोट लग जाती है, तो जब हमें चोट लगती है तो हमारे घाव भरते हैं। ऐसा संभव इसलिए हो पाता है कि कोशिकाएं जो है विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं और वो घाव की जगह घेर लेती हैं, ताकि जो है
तो कोशिकाएं नई बनने से घाव जो है अपने आप भरने लगता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोशिका विभाजन की ज़रूरत पड़ती है। या आप जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी पेशियां जो है पहले से विकसित हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, नई कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं, मसल्स और टिश्यूज जो है डेवलप होते हैं, तो शरीर का आकार बढ़ता है। मतलब ये वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होती है। किस लिए महत्व इनका होता है? ग्रोथ के लिए। तो मतलब कोशिका विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, ये शरीर की वृद्धि के लिए, जीवों में शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जनन कोशिकाओं में के रूप में अगर इसका विभाजन देखा जाए तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होता है, या फिर घावों के भरने के लिए जिम्मेदार होता है। और किसी भी सजीव के शरीर का जो विकास होता है वो इसी पे निर्भर करता है, उसका विभाजन पे निर्भर करता है। नए अंगों का जो निर्माण होता है इसी तरह संभव हो पाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि कोशिका विभाजन जो होता है ये कितने प्रकार का हो सकता है। जो कोशिका विभाजन हम लोग देख रहे हैं ये कितने प्रकार का हो सकता है? मुख्यतः ये 3 प्रकार का होता है। जो कोशिका विभाजन है ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का। ये होता है 3 प्रकार का। इसमें पहला प्रकार क्या है? असूत्री विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। पहला क्या होता है? पहला होता है असूत्री, इसको क्या कहते हैं? असूत्री। दूसरे को हम कहते हैं समसूत्री, और जो है तीसरा होता है अर्धसूत्री। एमिटोसिस, इसको हम कहते हैं एमिटोसिस। एमिटोसिस, इसको क्या कहते हैं? एमिटोसिस। इसको क्या कहते हैं? मिटोसिस। इसको क्या कहते हैं? मिटोसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मिटोसिस। और मियोसिस किसको कहते हैं? मियोसिस। मियोसिस, इसको क्या कहते हैं? मियोसिस। मतलब मियोसिस। मियोसिस मतलब क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री को एमिटोसिस कहते हैं, समसूत्री को मिटोसिस कहते हैं। इसका मतलब होता है धागे की तरह विभाजन। धागे की तरह जो संरचना होती है इसी तरह की विभाजन। इसको क्या है? इसका नाम ये किसने दिया? इसका नाम दिया फ्लेमिंग ने। किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले ये चीजें हैं क्या, उसके बाद देखेंगे एक एक करके कि किसका जो है जनक कौन है, किसने नाम दिया, और अलग अलग इनको समझेंगे कि ये तीनों विभाजन किस तरह की कोशिकाओं में होते हैं। अलग अलग हम समझते हैं इनको। अभी आपने देखा इनको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कह सकते हैं असूत्री विभाजन, इसको समसूत्री विभाजन, इसको अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में इनको एमिटोसिस कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं और मियोसिस कहते हैं। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। पहले को हम देखते हैं। जो पहला विभाजन है वो क्या है? वो है असूत्री विभाजन। पहला विभाजन हमारा क्या है? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन देखो, अमिटोसिस, एमिटोसिस कहते हैं। ये जो कोशिका विभाजन का पहला प्रकार है दोस्तों, ये किस तरह का प्रकार है या ये किस तरह की कोशिकाओं में होता है, ये महत्वपूर्ण है जानना। देखिए, जो भी जीवाणु होते हैं, जो आदि जीवाणु हैं, शुरू के जो भी आदि जीवाणु हुए, या ये हुए नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जिनको हम क्या कहते हैं? साइनोफोर।
बैक्टीरिया या कवक या प्रोटोजोआ संघ के जीव, संघ के जीव। जैसे आप अमीबा को देख लीजिए, ठीक है, अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा होता है ना, अमीबा जीव किस संघ का उदाहरण है? संघ प्रोटोजोआ का। तो इन सब जीवों में कौन सा विभाजन होता है कोशिका का? असूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। ये विभाजन किस तरह होता है? ये विभाजन केंद्रक से होता है। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन होता है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन होता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो है ये क्या होता है, इसका केंद्रक दो टुकड़ों में बट जाता है और इस तरह ये दो जीव बन जाता है। ये जीव क्या होगा, यहाँ से ये आधा केंद्रक इसका ले लेगा, आधा केंद्रक इसका, और ये धीरे धीरे फिर जो है इसकी प्रक्रिया है, ऐसे ऐसे करके ये है, मान लीजिए आधा केंद्रक यहाँ आया, आधा केंद्रक यहाँ आया। अब अगले स्टेज में क्या होगा, ये एक केंद्रक के साथ अलग जीव बन जाएगा, तो एक केंद्रक के साथ अलग जीव बन जाएगा। इस तरह केंद्रक के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है असूत्री विभाजन होता है। और इस तरह के जीवों में होता है, जीवाणु में होता है नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, कवकों में होता है, और प्रोटोजोआ संघ के जीवों में भी होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में, ठीक है। एक कोश के जीव में, एक इसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। क्लियर हुआ? ये एमिटोसिस की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ये पहले तरह का कोश का विभाजन है जो एक कोश के जीवों में होता है, जिसमें कौन से जीव शामिल है, कभी नहीं आपको भूलना चाहिए। प्रोटोजोआ संघ के जीव शामिल है, जीवाणु शामिल है, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया शामिल है, और कौन शामिल है? कवक शामिल है। इनके अंदर इस तरह का कोशिका विभाजन होता है जिसमें केंद्र की भूमिका सर्वप्रमुख होती है, मतलब केंद्र का प्रत्यक्ष विभाजन होता है। क्लियर हो गया? चलिए चलिए इसको देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन। दूसरा क्या है? समसूत्री विभाजन। दूसरा महत्वपूर्ण जो विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में आपको क्या जानना है? इसका नाम बताया ही था मैंने, मिटोसिस। मिटोसिस इसको कहते हैं, समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मिटोसिस। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इसकी खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने। वाल्टर फ्लेमिंग ने ही ये शब्द दिया। वाल्टर फ्लेमिंग ने मिटोसिस शब्द दिया, जिसका मतलब होता है धागे की तरह संरचना। अब देखिए समसूत्री विभाजन किस में होता है, क्या होता है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये होता है कायिक कोशिकाओं में, शरीर की जो कायिक कोशिकाएं हैं। कायिक क्यों कहेंगे? क्योंकि जनन कोशिकाओं में तो होता है किसका विभाजन, किस तरह का विभाजन? वो होता है जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। बाकी जनन कोशिकाओं के अलावा जो कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है? मिटोसिस के द्वारा, या फिर जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इसमें देखिए, हमने देखा कि असूत्री वाला जो हमने देखा, असूत्री में हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक। जैसे ये अमीबा है, एक केंद्रक है, तो ये धीरे धीरे अपना साइज चेंज करेगा, ऐसे जो है अपना साइज चेंज करेगा, और उसके बाद जो है ये बीच में से अलग होने लगेगा। ठीक है, बीच में से अलग होने लगेगा। उसके बाद अगले स्टेज में ये क्या होगा? एक केंद्रक सहित एक अलग जो है कोशिका बन जाएगी, एक केंद्रक सहित अलग कोशिका बन जाएगी। ठीक है,
ये इस स्टेज में फिर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष केंद्र का विभाजन होता है। लेकिन ये होता है एमिटोसिस में, जो अर्धसूत्री विभाजन में। लेकिन समसूत्री विभाजन या मिटोसिस में क्या होता है, इसमें केंद्र के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। मतलब ये जो कोशिका द्रव्य होता है पूरी तरह से इसका विभाजन होता है। इसमें जो है कोशिका द्रव्य और इसका जो है पूरा विभाजन होता है। अब देखिए और क्या होता है, और क्या होता है इसमें समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिकाएं होती हैं, मातृ कोशिकाएं, मातृ कोशिकाएं जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मदर सेल्स। जो मदर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये बनाती हैं दो क्या होती हैं, संतत कोशिकाएं बनाती हैं, संतत कोशिकाएं। ये क्या बनाएंगी, दो संतत कोशिकाएं बनाएंगी। डॉटर्स सेल जिनको हम पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। मातृ कोशिकाएं इसमें होती हैं जो वो क्या बनाएंगी, संतत कोशिकाएं बनाएंगी और ये संख्या में 2 होंगी। कितनी होंगी, 2 होंगी, याद रखिएगा। मतलब अपनी तरह की 2 कोशिका बनाएंगी जिसमें गुणसूत्र क्या होंगे, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी दोनों में, गुणसूत्रों की संख्या दोनों में बराबर होगी। दोनों संतत कोशिकाओं में, संतति कोशिकाओं में क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मातृ कोशिकाएं हैं ये जब जो है विभाजित होंगी 2 संतति कोशिकाओं में, नंबर 1 नंबर 2। अब इसमें हमेशा याद रखिएगा ये मदर सेल्स कहलाएंगी, ये डॉटर सेल्स कहलाएंगी। हमेशा याद रखिएगा कि मातृ कोशिकाएं जो होती हैं इसमें जितने गुणसूत्र होते हैं इनमें भी सेम उतने ही गुणसूत्र होंगे। जैसे इसमें अगर मान लीजिए 44 है, इसमें मान लीजिएगा 44 है, इसमें भी 44 होगा, इसमें भी 44 होगा। मतलब बराबर बराबर गुणसूत्रों की संख्या होगी, ये बात याद रखिएगा। मतलब न कम न ज्यादा, ठीक है, पहली चीज। और ये तो आपने देखा कि ये जो है ये किस में विभाजित होती है, ये विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में ये विभाजन होता है, न कि जनन कोशिकाओं में। जनन में हम इसके अगले वाला जो तीसरा प्रकार देखेंगे उनका विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, कायिक कोशिकाओं में इनका विभाजन होता है। मातृ कोशिकाएं अपनी तरह की 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ये जो विभाजन होता है ये समसूत्री विभाजन, ये लगातार होने वाली एक जटिल और निरंतर प्रक्रिया है। लगातार ये चलती रहती है, ठीक है, ये लगातार चलती रहती है। अब देखिए, अब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, लगातार प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया। अच्छा, इसका महत्व क्या है, समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, महत्व हम देख लेते हैं कि इनका क्या महत्व है। समसूत्री विभाजन का महत्व है कि एक संतति को, एक जनन कोशिका, एक जनक कोशिका, एक मातृ या जनक कोशिका से या जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका की उत्पत्ति होती है, 2 संतत कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। कितनी संतत कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, 2 संतत कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये कितनी अच्छी बात है, महत्व तो है ही, वृद्धि के लिए महत्व तो है ही। अगर 1 से 2 पैदा होंगी तभी तो वृद्धि और विकास होगा। विकास या वृद्धि तभी होगी ना जब जो है एक मातृ या जनन कोशिका से 2 की उत्पत्ति होगी, तभी नए अंगों का पुनरुद्भवन होगा या शरीर में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए, ये इसका एक महत्व है। दूसरी, इसके जो गुण धर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका है, ठीक है, अब मातृ कोशिका विभाजित हो गए 2 संतति कोशिकाओं में बदल गई, ठीक है। ये हो गई A और ये हो गई B।
तो मात्र कोशिका जो विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बनती है, संतत कोशिकाओं में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके जो गुणधर्म होंगे मात्र कोशिका के, इसके जो मात्र कोशिका के गुणधर्म होंगे, ये गुणधर्म आगे जो है इनकी जो संतत कोशिकाएं हैं इसमें पूरी तरह से ये समान होंगे। याद रखिएगा, इनके गुणधर्म पूरी तरह से समान होते हैं अपनी संतत कोशिकाओं में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए सभी सजीवों में, अब मैंने बताया है कि अगर ये महत्वपूर्ण है तभी तो वृद्धि का आधार है, तो सभी सजीवों में ये क्या होता है, वृद्धि का आधार, मतलब वृद्धि सजीव में जो होती है उसका कारण समसूत्री विभाजन होता है। मतलब सभी सजीवों में क्या होता है, सभी सजीवों में वृद्धि का आधार, सभी सजीवों में जो वृद्धि का आधार होता है वो क्या होता है, समसूत्री विभाजन या मिटोसिस। मिटोसिस ही वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी जीव में वृद्धि होती है। क्लियर हुआ? अब देखिए ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में भी। अब देखिए घावों का जो भरना, घावों का भरना जो होता है ये किसकी वजह से संभव होता है, ये संभव होता है समसूत्री विभाजन की वजह से। मतलब समसूत्री विभाजन ही वो प्रक्रिया है कोशिका विभाजन की जिसके आधार पर जो घाव होते हैं वो जल्दी भरते हैं, वो भरने की प्रक्रिया उनकी संपन्न होती है इसी विभाजन की वजह से। क्लियर हुआ? तो चलिए ये हमने देखा दोस्तों समसूत्री विभाजन। हमने दो विभाजन देखे, हमने एक असूत्री विभाजन देखा जो कि हमने देखा कि एकदम सामान्य किस्म के एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें केंद्रक जो है बंटता है या केंद्रक का विभाजन होता है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन समसूत्री विभाजन में, जिसको वाल्टर फ्लेमिंग ने नाम दिया मिटोसिस का, इसमें क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में विभाजन होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है। ये काई कोशिकाओं में होता है और इसी के आधार पर सजीवों में वृद्धि होती है या अंगों का निर्माण होता है और घाव वगैरह जो है भरने में भी इसी विभाजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हमने देखा समसूत्री विभाजन को। अब हम दोस्तों देखेंगे इसके बाद, अब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब हम क्या देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री ये तीसरा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन भी बहुत महत्वपूर्ण है, मियोसिस। हम इसको क्या कहते हैं, मियोसिस। मियोसिस। अब मियोसिस, मियोसिस ऐसे होगा, आई होगा इसमें, मियोसिस। इसको ऐसे लिखेंगे मियोसिस को, मियोसिस। अब मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या है और ये कैसे होता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, खोज बीजमैन ने। इसकी खोज किसने की, बीजमैन ने। मुरे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम दिया, क्या दिया, मियोसिस। चलिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुरे थे जो है जिन्होंने इसका नाम दिया। अब देखिए आगे इसमें जो हमको समझना है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अर्धसूत्री विभाजन में। जैसे हमने देखा कि समसूत्री विभाजन क्या है, समसूत्री विभाजन काय कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार है, वृद्धि के लिए जिम्मेदार है और सभी सजीवों में जो है ये कोशिकाओं में वृद्धि करने के लिए होता है, घाव को भरने के लिए होता है। यहाँ हमको जो देखना है वो क्या समझना है, इसमें हमको ये जानना है कि यह विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में। इसमें होता है जनन कोशिकाओं में। जनन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जनन कोशिकाओं में ये विभाजन होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जंतुओं में अगर बात किया जाए तो जंतुओं में तो दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। एक होगा शुक्राणु और दूसरा होगा अंडाणु। तो इसमें तो दो तरह की कोशिकाएं हैं जिसमें इनका विभाजन होता है अर्धसूत्री। लेकिन पौधों में क्या होता है,
पौधों में इस विभाजन द्वारा क्या होता है, एक नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक, और दूसरा मादा युग्मक। पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, और जंतु में क्या होता है, शुक्राणु का और अंडाणु का। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये चूंकि जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इसको हम जो है न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, मान लीजिए एक कोशिका यहाँ जनक कोशिका है, मान लीजिए एक जो है मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल। इसको ऐसे समझते हैं, इसको हम समझते हैं कि एक जो है जनक या मातृकोशिका है, मातृकोशिका है, जिसको हम क्या कहेंगे, मदर सेल। जब ये जो है विभाजन होता है तो ये जान लीजिए कि ये पहली चीज तो जान लीजिए कि ये 4 में बढ़ती है, ये 2 में नहीं बढ़ती। गुणसूत्र जो है जोड़े में रहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र किस में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे, और ये किस में बटेगी, 4 में बटेगी, ठीक है, 4 में बटेगी। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, वो आधी हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी रह जाएगी। मान लीजिए अगर इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 44 है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 हो जाएगी, न कि 44। जैसा कि हमने पिछले में देखा, पिछले वाले विभाजन में, समसूत्र विभाजन में, मदर सेल में जितनी जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है, उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या संतति या डॉटर सेल्स में भी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, न्यूनकारी कोशिकीय विभाजन। हम इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री, इसीलिए अर्धसूत्री लिखा है। अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या कहेंगे, न्यूनकारी कोशिका विभाजन। न्यूनकारी कोशिका विभाजन मतलब इसमें जो है संख्या गुणसूत्रों की क्या होगी, संतत कोशिकाओं में आधी हो जाएगी। यही कारण है इसको हम क्या कहेंगे, न्यूनकारी कोशिका विभाजन। ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब आइए दूसरी चीज समझते हैं। अब जैसे देखिए इसमें क्या होता है, 4 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसमें हमने देखा कि जो है चूंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि जब निषेचन होगा, जब भी निषेचन होगा, आपने देखा होगा कि जब शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन होता है, अंडाणु से जब ये निषेचन होता है तो ये संख्या क्या होती है, संख्या पूर्ण हो जाती है। संख्या क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं। एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये क्या होता है, इसमें जो है, इसमें कितने होंगे, 23 होंगे, इसमें क्या होंगे, 23 होंगे। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तब क्या होगा, ये 46 हो जाएगा। ये जब एक युग्मक बन जाता है, ये युग्मक बन जाता है, या कह सकते हैं भ्रूण बन जाता है, तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी, 46। मतलब ये फिर जो है पूर्ण हो जाता है। तो एक चीज ये जान लीजिए, ये आपके लिए समझना जरूरी है कि ये जो विभाजन होता है आधा आधा वाला, ये किस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब इसका देखिए महत्व क्या है। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण। जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की जो संख्या है, इनका क्या होता है, न्यूनीकरण। न्यूनीकरण, न्यूनीकरण मतलब जो है आधा रह जाना। बाद में क्या होता है, निषेचन के पास बाद वो पूर्ण दशा में आ जाती है, पूरे गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो जाती है, संतति और जनक कोशिकाओं के बराबर हो जाती है। लेकिन जब ये विभाजन होता है तो क्या होता है, आधा इनकी संख्या हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण इसका महत्व है, आनुवंशिक जो पदार्थ है,
आखिर जब जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा तभी तो आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली होगी। तो आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली, मतलब इनका दो महत्वपूर्ण काम है। पहला महत्वपूर्ण काम क्या है? गुणसूत्रों की जो संख्या होती है इनका क्या होता है? न्यूनीकरण हो जाता है। पहली बात क्या होती है? इनका न्यूनीकरण हो जाता है। दूसरी बात, आनुवंशिक जो पदार्थ हैं इनकी क्या होती है? अदला बदली होती है। अब मान लीजिए शुक्राणु है और क्या है? अंडाणु है, और उत्पादकों में क्या बनता है? नर युग्मक बनता है। इसमें क्या बनता है? मादा युग्मक। तो ये जो जनक कोशिकाएं हैं इनमें जो विभाजन ये होता है अर्धसूत्री, इसके वजह से क्या होता है? क्रोमैटिन पदार्थों की अदला बदली होती है। क्रोमैटिन पदार्थों की क्या होती है? अदला बदली होती है। तो इससे ये संभव हो जाता है कि अच्छे गुण जो है मादा और जनक नर कोशिकाओं के आपस में समावेशित हो जाएं, जिससे अच्छी संतान उत्पत्ति होने का जो है संभावना बन जाती है। अच्छी संतानों की उत्पत्ति होने की संभावना क्या होती है? वो बन जाती है। क्यों? क्योंकि आनुवंशिक गुणों की क्या होती है? अदला बदली होती है। तो इस विभाजन का एक अपना महत्व है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का एक अपना महत्व है। चलिए ठीक है, अब इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया दोस्तों। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो है, अब इनको देखते हैं कि अंतर। मुख्यतः देखिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ही हमको जानना है, क्योंकि असूत्री विभाजन जो होता है पहला वाला, वो किसमें होता है? वो होता है प्रोटोजोआ संघ के एकदम सामान्य किस्म के और एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, तो हमें जो जानना है इन्हीं दोनों विभाजन के बारे में जानना है। एक तो समसूत्री विभाजन जिसको मिटोसिस कहते हैं, और दूसरा है मियोसिस जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अब हम एक चीज और देखेंगे, इनमें अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर को समझ लेते हैं तो कुछ चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। आइए अंतर को देख लिया जाए। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। इसमें अंतर देखते हैं क्या है। तो पहला देखते हैं समसूत्री और दूसरा देखते हैं अर्धसूत्री। दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों में क्या अंतर है बेसिकली? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है? यह कायिक कोशिकाओं में होता है। ये वाला जो विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। और ये दूसरा क्या होता है? जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री वाले में क्या होता है? इसमें दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, दो संतत कोशिकाएं बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है? चार संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसमें दो संतत कोशिकाएं बनती हैं दोस्तों, और इसमें क्या होती हैं? चार संतत कोशिकाएं बनती हैं। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते। इसमें आपने देखा कि गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते। अब इसमें क्या होता है? गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, ये जोड़े बनते हैं। मतलब अर्धसूत्री विभाजन जो कि जनन कोशिकाओं में होता है, चार संतति कोशिकाएं इसमें होती हैं, इसमें गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, आपने देखा। ठीक है,
ये चीज इसमें आपने देखी। अब इसमें जो है एक चीज और समझना है, एक चीज और इसमें जानना है कि ये एक ही चरण में होता है। यह विभाजन जो होता है एक चरण में पूर्ण होता है। ये होता है समसूत्री विभाजन एक चरण में, और ये वाला जो होता है ये 2 चरण में पूर्ण होता है। ये बेसिकली मेन अंतर है आपको जो समझना है अर्धसूत्री कोशिकीय विभाजन और समसूत्री कोशिकीय विभाजन में, कि पहला ये है ये कायिक कोशिकाओं में होता है और ये जनन कोशिकाओं में होता है। मतलब ये शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, और ये विभाजन किसके लिए जिम्मेदार होता है? आनुवंशिक गुणों को ट्रांसफर करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके विभाजन के लिए। ये इसमें क्या होती है? 2 संतत कोशिकाएं बनती है, इसमें 4 संतत कोशिकाएं बनती हैं। इसमें गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते, इसमें गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। इसमें एक चरण होता है, इसमें 2 चरण होते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पांचवा एक चीज वही समझ लीजिए, एक ही बात है। इसमें जो है जो संतत कोशिकाओं की संख्या है, संतत कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? जनक या मातृ कोशिकाओं के बराबर होती है, मातृ कोशिकाओं के बराबर होती है। और इसमें यही संख्या क्या होती है? आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। मतलब इसमें जो संतत कोशिकाओं की संख्या होगी वो मातृ कोशिकाओं की संख्या से आधी रह जाएगी। बाद में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, युग्मनज बनते हैं, तो संख्या मातृ कोशिकाओं की संख्या के ही पूरी बराबर हो जाती है। लेकिन विभाजन में ये संख्या क्या होगी? इसमें अर्धसूत्री विभाजन में आधी रह जाएगी, लेकिन इसमें क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों जो है ये हमारा टॉपिक क्या है? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन हमने समझा है, दोनों का अंतर समझ लिया है। तो अब जाके कोशिका का ये टॉपिक जो है दोस्तों पूरी तरह से खत्म हो गया। जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें हम जो छोटी चीज़ें हैं या जहाँ से और अधिक से अधिक सवाल पूछा जा सकता है उनको भी हम प्रैक्टिस सेट के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। तो जो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कोशिका विभाजन आज की क्लास में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 3 तरह के कोशिका विभाजन को देखा। पहला देखा असूत्री कोशिकीय विभाजन, जिसको हम क्या कहते हैं? अमिटोसिस कहते हैं। दूसरा क्या है? समसूत्री विभाजन। पहले में क्या है? पहले में प्रोटोजोआ संघ के कवकों के, जीवाणुओं के या साइनोबैक्टीरिया के कोशिकीय विभाजन को रखा जाता है। दूसरे में मिटोसिस या इसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। मिटोसिस नाम किसने दिया है? वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। शरीर की वृद्धि, कोई भी सजीव होगा उसके शरीर की वृद्धि, नए अंगों का निर्माण या घावों का भरना इसी विभाजन की वजह से संभव होता है, जिसे हम कहते हैं समसूत्री कोशिकीय विभाजन। फिर हमने तीसरा देखा जिसको हम अर्धसूत्री कोशिकीय विभाजन कहते हैं, जिसको मियोसिस कहते हैं। और इसमें हमने देखा कि मुख्यतः जनन कोशिकाओं में होता है। फिर हमने अंतर के माध्यम से देखा कि एक में जो है संतत कोशिकाओं की संख्या पूरी तरह से उतनी ही रहती है जितनी जो है गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है जितनी जनक कोशिका में रहती है। और दूसरी में हमने देखा कि उनकी संख्या क्या होती है? आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में उनकी संख्या आधी रह जाती है। और भी अंतर हमने स्पष्ट रूप से देख लिया कि ये जनन कोशिकाओं में ये विभाजन होता है। इसमें गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, इसमें 2 चरण में पूरा होता है, तो इसमें 1 चरण में पूरा होता है। ये चीज़ों से हमने पूरी तरह से उन चीज़ों को समझ लिया जो परीक्षा के दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें जानना आवश्यक आपके लिए नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक दोस्तों खत्म हो गया। अब नई क्लास में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक से हम शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। कोई समस्या है हमें कमेंट करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।